हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5। तो हमने चार केमिकल बॉन्डिंग के चार लेक्चर देख लिए थे। तो हमने फोर्थ लेक्चर में क्या देखा था? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देखे थे, पी ऑर्बिटल्स देखे थे, एस ऑर्बिटल्स देखे थे, डी ऑर्बिटल के शेप देखे थे। तो वहां तक हमें बेसिक क्लियर हो चुका है कि ऑर्बिटल किसे बोलते हैं, ऑर्बिटल के शेप क्या होते हैं। हमने वो नोडल प्लेन के बारे में भी बात की थी, रेडियल नोड के बारे में बात की। तो वो सारी बेसिक चीजें हमें क्लियर है। तो अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड को आगे लेके चलते हुए आज एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का। तो हमने देखा था कि लुईस ने क्या बोला था। लुईस ने जो उसके डॉट स्ट्रक्चर दिए थे, तो वहां से फिर उसकी कुछ जो लिमिटेशंस थी, और उसके बाद हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और वगैरह क्वांटम नंबर्स देखे थे। तो लुईस के बाद जो थियरी थी, एक थियरी होती है वीएसईपीआर थियरी। तो वीएसईपीआर थियरी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पैर रिपल्सन थियरी बोलते हैं वीएसईपीआर को। तो वीएसईपीआर थियरी से हमें क्या पता चलता है? तो वीएसईपीआर थियरी जो है वो हमें जियोमेट्री प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। क्या प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है? जियोमेट्री। और जो वीएसईपीआर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो जियोमेट्री है उसमें एक कोरिलेट उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जियोमेट्री के बीच में जो है कोरिलेशन जो है वो हमें वीएसईपीआर से पता चलता है। तो वीएसईपीआर थियरी की भी कुछ लिमिटेशंस है। वीएसईपीआर थियरी को हम यहाँ पे डिटेल्स में नहीं देखेंगे, पर अभी हम थोड़ा जो देखेंगे वो वीबीटी के बारे में देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में। तो हमने जब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की थी, किसके बारे में बात की थी? तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता था कि दो एटम्स जो थे वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए क्या बनाते थे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते थे। मान लीजिए कोई एटम ए है, कोई एटम बी है। ये ए और बी एटम दोनों क्या करते थे? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता था, और बीच में क्या बनता था? कोवेलेंट बॉन्ड बनता था। बट जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है? ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्ट लेती है? तो जो वैलेंस सेल की ऑर्बिटल्स रहती है, जो वैलेंस सेल ऑर्बिटल रहती है एटम्स की, वो क्या करती है? ओवरलैप करती है। ठीक है। तो किस तरीके से करती है? तो हम सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है? ए एटम है। मान लीजिए क्या है, इसकी ये वैलेंस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एक बी एटम हो गया। इसकी ये वैलेंस सेल है और ये क्या है? इसके एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे? ये जो दो ऑर्बिटल्स है उस आपस में क्या करेगी? ओवरलैप करेगी। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इनके सेंटर में इनके जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, वो यहाँ पे उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। तो वीबीटी ने क्या बताया? वीबीटी ने ये बताया कि जब जो दो एटम है वो बॉन्ड बनाते हैं, वहां पे क्या होती है? ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वीबीटी ने एक चीज और बताई कि जो दोनों एटम्स हो गए, जो दो एटम्स के बीच में ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? ऑपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए। अगर दोनों सेम स्पिन में रहेंगे तो नहीं होगा। अगर दोनों ऑपोजिट स्पिन में रहेंगे तब भी एक दूसरे की स्पिन को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई कि ओवरलैप होती है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहां से जो वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी थी, वीबीटी ने क्या किया? वीबीटी थियरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के ओवरलैपिंग के हिसाब से वीबीटी ने दो डिफरेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब किया। एक उन्होंने डिस्क्राइब किया सिग्मा बॉन्ड, और एक डिस्क्राइब किया पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो वीबीटी ने ये दो डिफरेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब किया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड किस किस केस में बनता है, और कुछ फैक्ट्स देखेंगे सिग्मा बॉन्ड के, और साथ में पाई बॉन्ड के भी देखेंगे। और पाई बॉन्ड के बाद डेल्टा बॉन्ड भी होता है।
तो उतना डीप के हमें जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी कोऑर्डिनेशन, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के, तो मतलब जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड पढ़ते हैं, तब डेल्टा बॉन्ड की बात होती है। बट जनरली सिग्मा और पाई बॉन्ड का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम शुरू करें सिग्मा बॉन्ड से, किससे शुरू करें? सिग्मा बॉन्ड से। तो एक चीज हम याद रखेंगे कि किसी भी दो एटम के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी, क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, तो सबसे पहले जो बॉन्ड फॉर्म होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी कि इसको हम क्या देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यानी कि दो एटम के बीच में जो सबसे पहला बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। आगे जब हम पाई बॉन्ड देखेंगे तब हम बात करेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड से क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अभी सवाल ये आता है कि अभी जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनेंगे कैसे? तो ये तो हमें पता चल गया कि किसी भी एटम्स के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग की, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे? एटम्स के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से बनेंगे। बट सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब ओवरलैपिंग जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होगी। क्या होगी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है कोई भी एक जो है सपोज कर लीजिए, मान लिया हम जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं, इसको हम इंटरन्यूक्लियस एक्सिस बोल रहे हैं। तो जो ओवरलैपिंग है वो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस पे होगी, और जो चार्ज डेंसिटी रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर रहेगी। यानी कि देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन हेड ओवरलैप होगी। कैसी होगी? हेड ऑन हेड ओवरलैप होगी। यानी कि इस तरीके से हेड ऑन हेड ओवरलैप होगी। तो अभी देखने वाली बात यह है कि हमने एस ऑर्बिटल के शेप देखे थे, पी ऑर्बिटल के शेप देखे थे, डी ऑर्बिटल के शेप देखे थे। तो अभी हमें यह देखना है कि कौन कौन सी ऑर्बिटल होगी कि जिसको हम कंबाइन करेंगे, जिसके कॉम्बिनेशन से हमें हेड ऑन हेड ओवरलैप मिलेगा और हमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा। और दूसरी चीज देखें तो जब हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे तब वन लोब के बीच में इंटरेक्शन होगी। किसके बीच में होगी? हमने पी ऑर्बिटल का सब शेप देखा था, तो डंबेल शेप था, उसमें दो लोब्स थी। ठीक है, जब हमने पी ऑर्बिटल का ऐसे शेप देखा था तो पी ऑर्बिटल में ऐसे दो लोब्स होती है। तो जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा तब जो ओवरलैपिंग है, जो इंटरेक्शन है, वो एक ही लोब में होगा, दोनों लोब इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अगर देखा जाए, अगर हम देखें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल को लेके, तो हमें पता है एस ऑर्बिटल कैसी है। एस ऑर्बिटल हमने देखा था कि स्फीरिकल थी। कैसी थी? स्फीरिकल थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है, अगर कोई डायरेक्शन नहीं थी तो ये एक एस ऑर्बिटल है। अगर इसके जैसी अगर हम दूसरी कोई एस ऑर्बिटल लेके आएंगे तो कहीं से भी दूसरी कोई एस ऑर्बिटल अप्रोच करेगी, मान लीजिए यहां से करेगी, यहां से करेगी, कहीं से भी करेगी, ओवरलैप कैसा होगा? हेड ऑन हेड ही ओवरलैप होगा। यानी कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे एक एस ऑर्बिटल है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे दूसरी एक एस ऑर्बिटल है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो डायरेक्शनल नहीं है। आप कहीं किसी भी एंगल से या किसी भी साइड से दूसरी सिग्मा ऑर्बिटल सॉरी एस ऑर्बिटल लेके आओगे तो क्या होगा? फॉर्म कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कि दो एस ऑर्बिटल को मिला के हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। और एक चीज याद रखेंगे कि जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर नोडल प्लेन प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड में आप ऐसा कोई भी प्लेन पास नहीं कर पाओगे कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो ये क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड बना। किससे? एस की वजह से। तो यहां पे हम देखते हैं कि पहला सिग्मा बॉन्ड हमने बनाया S प्लस S से, यानी कि दोनों S ऑर्बिटल्स थी। कैसे बनाया? इस तरीके से बनाया। ठीक है, S से बनाया। मान लीजिए एक S ऑर्बिटल है और एक क्या है? P ऑर्बिटल है। तो S और P ऑर्बिटल मिलकर भी क्या बना सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। देखिए बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है।
जो भी आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ली होगी, या तो एक्स ली होगी, या तो वाई ली होगी, या तो जेड ली होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ली होगी, उसके कोरस्पोंडिंग जो पी ऑर्बिटल होगी, उससे कोरस्पोंडिंग जो पी ऑर्बिटल होगी वो क्या करेगी, एस ऑर्बिटल के साथ क्या करेगी, कंबाइन करके क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी। और हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल है वो तो नॉन डायरेक्शनल है, तो एस ऑर्बिटल, ये जो पी ऑर्बिटल है वो वैसे तो कहीं से भी अप्रोच कर सकती है, पर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग के लिए क्या करेगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से अप्रोच करेगी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ऐसा कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, 0 हो। तो अगर हम पी और पी ऑर्बिटल की बात करें, मान लीजिए दो पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकती है क्या, देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड, एक पी ऑर्बिटल हुई, ये दूसरी पी ऑर्बिटल हुई। तो यहाँ पे देखेंगे आपके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर ये ले ले, तो यहाँ पे दोनों के, ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, दोनों की ऑर्बिटल के अंदर एक एक लोब में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। यानी कि हमने क्या क्या देखा, दो एस ऑर्बिटल मिलकर भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिलकर भी क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, या तो दो पी ऑर्बिटल मिलकर भी क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। और एक चीज हम यहाँ पे याद रखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड वही ऑर्बिटल फॉर्म कर पाएगी जो एक्सियल है, क्या है, तो ये नोट करके लिखेंगे कि एक्सियल ऑर्बिटल जो होगी, कौन सी, एक्सियल ऑर्बिटल वही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर पाएगी। तो ये बात पता चल गया, एक्सियल ऑर्बिटल पार्ट लेगी। तो ये हमने बनाई पी और पी ऑर्बिटल के मदद से, क्या बनाया हमने, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। तो मान लीजिए अगर हम एस और डी ऑर्बिटल को लेके आते हैं, और कौन सी ऑर्बिटल को लेके आते हैं, एस और डी ऑर्बिटल को। एक और चीज, जो भी दो ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, वो दोनों एक फेज में होनी चाहिए। क्यों, क्यों, मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है, ये कौन सी है, पी ऑर्बिटल है। अगर एस ऑर्बिटल आ रही है ओवरलैपिंग करने के लिए, मान लीजिए कि एस ऑर्बिटल जो है वो यहां से अप्रोच कर रही है, ये यहां से अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा कि जो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे सेम फेजिस से अप्रोच करेगी तब भी बॉन्ड बनेगा। अगर डिफरेंट फेजिस से अप्रोच कर रही है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये हमने बात की पी और पी की। तो अगर हम बात करें एस और डी ऑर्बिटल की बात करें, हम किसकी बात करें, एस और डी ऑर्बिटल की, या तो पी और डी ऑर्बिटल की बात करें, तो जो मैंने क्या बोला कि जो एक्सियल ऑर्बिटल होगी वही सिग्मा बॉन्ड के लिए अप्रोच करेगी। तो हमारे पास डी ऑर्बिटल में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक एक्सियल डी ऑर्बिटल थी और एक नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल थी। तो एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन सी थी, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थी, और एक कौन सी थी, डी जेड स्क्वायर थी। ये कौन सी थी, एक्सियल थी। और बाकी की जो तीन बची वो कौन सी थी, नॉन एक्सियल थी। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए एक्सियल ऑर्बिटल अप्रोच करेगी। तो मान लीजिए ये कौन सी है, डी ऑर्बिटल एक्सियल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो यहां से अगर एस ऑर्बिटल ने अप्रोच किया इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। या तो फिर पी ऑर्बिटल ने अप्रोच किया, जिस तरीके से एस ऑर्बिटल ने अप्रोच किया उसी तरह से पी ऑर्बिटल ने एक लोब ने इंटरेक्शन किया इस तरीके से, तो भी क्या फॉर्म हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। क्या फॉर्म हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो हमने सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या क्या चीजें जानी, तो सिग्मा बॉन्ड जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी एटम के बीच में, किसी भी एटम के बीच में, मान लीजिए कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, तो किसी भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड फॉर्म होगा, पहला बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, वो होगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा, मान लीजिए इन दोनों के बीच में दूसरा बॉन्ड फॉर्म हुआ और तीसरा बॉन्ड, तो दूसरा और तीसरा बॉन्ड कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। मान लीजिए एक और चौथा बॉन्ड भी फॉर्म हुआ, तो वो कौन सा होगा, डेल्टा बॉन्ड होगा। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, दूसरा और तीसरा कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। अगर चौथा बन रहा है तो वो डेल्टा बॉन्ड बनेगा। यानी कि जो सबसे पहले बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा होगा। और सिग्मा बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली, जो बाकी के बॉन्ड है उस बॉन्ड के कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हमने कितने कितने ओवरलैपिंग देखे, एस और एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बनाया हमने, सिग्मा बॉन्ड बनाया। एस और पी ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, पी और पी से भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, और
एस और डी मिलके या तो फिर पी और डी ऑर्बिटल मिलके भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। या तो फिर एक और केस हम देख सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है, ये हमारी कौन सी ऑर्बिटल है, डी जेड स्क्वायर। तो दो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल भी तो अप्रोच करके क्या फॉर्म कर सकती है, क्या फॉर्म कर सकती है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकती है। तो बेसिकली हमें ये आइडिया लग गया कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जनरली जब हम एमओटी की ओर जाएंगे तो वहां पे हम दो चीजें देखेंगे, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रही होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रही होगी। तो वो हम एमओटी में देखेंगे। यहाँ पे एक बेसिक सी बात थी कि किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है और कौन कौन सी ऑर्बिटल जो है वो मिलके सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म कर सकती है। तो हमने एक बात ये देखी कि सिग्मा बॉन्ड कंपैरेटिवली जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। बट सिग्मा बॉन्ड जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहे हैं, तो वहां पे भी हम उन बॉन्ड को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि उनको हम कंपेयर कर सकते हैं किसके बेसिस ऊपर, स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड की, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए हम चार डिफरेंट पॉइंट देखेंगे। कौन से तो पहला पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड की जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं उसमें जो हम पहला पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगा, तो वो होगा साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या होगा, पहला पॉइंट कौन सा होगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल। यानी कि ऑर्बिटल की साइज जितनी छोटी होगी उतना जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज जितनी कम स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले कि दो एटम की 1s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, किसके बीच में ओवरलैप हो रही है, 1s के बीच में, और एक दूसरा मोलिक्यूल्स है जिसमें एटम्स के बीच में 2s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो इन दोनों केस में स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, 1s के अंदर। क्यों, क्योंकि साइज ऑर्बिटल की जितनी छोटी होगी उतनी क्या होगी, ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। क्या होता है, तो किसी भी ऑर्बिटल में जितना डायरेक्शनल कैरेक्टर आएगा तो उतना क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्ड की है स्ट्रेंथ वो बढ़ेगी। यानी कि जो डायरेक्शनल कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो हमें पता है कि जो एस ऑर्बिटल होती है वो हमारी कौन सी होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। जो पी ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, हमारी डायरेक्शनल होती है। डी ऑर्बिटल भी हमारी डायरेक्शनल होती है। तो अगर यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन देखें तो मान लीजिए एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है 2s के बीच में, एक मोलिक्यूल में बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है और 2s के बीच में हो रहा है, और एक 2p के बीच में हो रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग। तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो 2p वाला सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि जो p ऑर्बिटल है वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। कौन सी है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो होगी, डायरेक्शनल कैरेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। अगर हमें तीसरा फैक्टर देखें तो वो कौन सा होता है, वो डिफ्यूजन का होता है। कौन सा होता है, डिफ्यूजन का होता है। यानी कि ऑर्बिटल जितनी डिफ्यूज्ड होगी, क्या होगी, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल होगी, तो डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल में जो है वो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि 3d के बीच में बॉन्ड है और 3p के बीच में बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जो हमारा 3p वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जो हमें डी ऑर्बिटल होती है वो डिफ्यूज ऑर्बिटल होती है। क्योंकि डी ऑर्बिटल का हमें सेप पता है कि 4 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगी कि चारों लोब्स में जो है वो बटी हुई होगी। तो इसीलिए क्या होता है, डी ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल होती है। तो डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल के लिए स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी।
और यहाँ पर हम और एक फैक्टर को भी देख सकते हैं। जो हमारा और एक फैक्टर रहेगा वो रहेगा परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या रहेगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतनी क्या होगी, ऑर्बिटल के अंदर जो है वो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ आएगी। मान लीजिए एक sp3 ऑर्बिटल है और उसका बॉन्ड जो है दूसरे एटम के s ऑर्बिटल के साथ है। एक sp2 है और एक sp है। तो इसमें हमें पता है कि sp ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होता है, 50% होता है। sp2 में कितना होता है, 33, और sp3 में कितना होता है, 25। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किस हिसाब से होगी, इस हिसाब से होगी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो हम 4 फैक्टर से सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, साइज ऑफ ऑर्बिटल। जितना छोटा ऑर्बिटल उतनी सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर देखेंगे हम डायरेक्शनल कैरेक्टर की। डायरेक्शनल कैरेक्टर आ रहा है किसी भी ऑर्बिटल के, ऑर्बिटल जो है डायरेक्शनल कैरेक्टर वाली पार्ट ले रही है, तो वहां पे क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर आता है डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जितनी ज्यादा डिफ्यूज्ड होगी बॉन्ड उतना क्या होगा, वीक होगा। और परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड को परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और एक चीज हम ये कहेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं sp3, sp2 और sp2, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है मोर डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, मोर डायरेक्शनल होती है। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन अगर पूछे कि मान लीजिए कि 2p के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी कि 2 p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में और p ऑर्बिटल के बीच में, तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला बॉन्ड होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है मोर डायरेक्शनल हो जाती है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये 4 पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड के। तो यहाँ से अगर किसी भी ऑर्बिटल को, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और आपको कुछ ऑर्बिटल्स दे दिए कि 2s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, 3p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे? तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट हम होगा कि जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है लो होगा। मतलब किसे देखेंगे हम, कि आपको कोई कंपैरिजन करने को दे दिया कि कौन सी ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो उसका ऑर्डर लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लो होगा, यानी कि जो लोअर सेल होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब ये वाला फंडा कब काम आएगा, जब डिफरेंट सेल होगी। कब? जब डिफरेंट सेल होगी। किस केस है? तो अगर आपको ऐसे दे दिया कि 1s है, 2s है और 3s है, तो यहाँ पे देखो तीनों ऑर्बिटल जो है, हमें तीनों जो ओवरलैपिंग दिए है उसमें डिफरेंट सेल है। इसमें क्वांटम नंबर प्रिंसिपल कौन सा है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर हम इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले कौन सी आएगी, जिसका क्वांटम नंबर लो होगा, यानी कि जो डिफरेंट सेल जब होगी तब जो लोअर क्वांटम नंबर वाला आएगा। तो ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि 1s की साइज जो है छोटी होती है, और हमने देखा था कि साइज जितनी छोटी ओवरलैपिंग उतनी स्ट्रॉन्ग। अगर सेल सेम हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, सेम सेल हो गई, तो हम एक ऑर्डर फॉलो करेंगे। ऐसा ऑर्डर फॉलो करेंगे हम, NP तो हम ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। अगर सेम सेल है तो हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे, NP NP, NS NP, NS NS और ND ND, यानी कि जो P के बीच में ओवरलैपिंग हो रही होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, फिर S और P के बीच में, देन S और S के बीच में, और देन D और D के बीच में। तो अगर उसका हम एग्जांपल लेके देखें तो मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है 1s है, फिर 2s है, 2p है और 2s है। तो अगर इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ की ऑर्डर में आपको अगर रखना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे देखिए
दो डिफरेंट सेल है, एक कौन सी है, क्वांटम नंबर एक क्या कौन सा है, 1 है, एक 2 है। तो सबसे पहले कौन सा रखेंगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लो है, तो कौन सा आएगा सबसे पहले, 1s आएगा। अभी कौन कौन से बचे, 2s 2p 2p और 2p 2s बचे, तो ये कौन से हो गए, सारे सेम सेल हो गए। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर लगेगा, np np ns np ns ns और nd nd। तो np np मतलब कौन सा होगा, 2p 2p, फिर कौन सा होगा 2s 2p, और फिर कौन सा आएगा 2s 2s। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी बॉन्ड के लिए स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाने को बोले तो आप इस तरीके से पहले जो है वो डिफरेंट सेल देखेंगे, डिफरेंट सेल में जो लोन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसको आगे रखेंगे, वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फिर जो सेम सेल वाले बचेंगे वहाँ पे क्या करेंगे, एनपी एनपी एनएस एनपी एनएस एनएस और एनडी एनडी, इस तरीके का ऑर्डर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट ऑर्बिटल देने की बजाय कोई मोलिक्यूल्स भी दे रखे होते हैं या तो कोई बॉन्ड भी दे रखे होता है। तो यहाँ पे हमें अगर इस तरीके से कंपैरिजन करनी होती है तो हम ऐसे जाते हैं। तो अगर हमको कुछ मोलिक्यूल दे रखे हैं तो किसी दो एटम के बीच में हमें मान लीजिए कि बॉन्ड बना के दे रखे, मान लीजिए ऐसा बोला कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें पता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा तो कौन सी दो ऑर्बिटल होगी, इसकी भी 2p होगी, इसकी भी कौन सी होगी 2p होगी। जब सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड बनाएंगे तो इसकी कौन सी होगी 3p होगी, इसकी भी कौन सी होगी 3p होगी। तो हमने देखा कि अगर डिफरेंट सेल है तो जो लो नंबर क्वांटम नंबर वाला है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन कार्बन वाला। तो आपको कोई भी मोलिक्यूल दे रखे, आपको क्या करना है कि दो एटम के बीच में कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है वो देखना है, उस हिसाब से उसकी क्या करनी है, स्ट्रेंथ लगानी है। तो ये हो गया कार्बन सिलिकॉन के बीच में। बट अब पीरियोडिक टेबल में आगे जाएंगे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस आ गया, फिर ऑक्सीजन सल्फर आ गया, फिर फ्लोरीन क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। मान लीजिए हम फ्लोरीन क्लोरीन का लेके चलते हैं तो F2 है, फ्लोरीन फ्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है 2p 2p है, यहाँ पे कौन सा है 3p 3p है। बट यहाँ पे जो 3p 3p वाला है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे हेलोजन है फ्लोरीन, यहाँ पे जो फ्लोरीन है तो उसके पास 3 लोन पेयर हो गए। कितने हो गए, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हो गए 3, क्योंकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां से उसने एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके दूसरे फ्लोरीन के साथ क्या कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो अभी उसके पास कितने बचे 6। तो अभी फ्लोरीन की साइज क्या है, छोटी है, और फ्लोरीन की साइज छोटी है पर उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट 3 लोन पेयर है। तो हमें पता है कि लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो उसी रिपल्सन की वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। तो इसीलिए ये केस में क्या होता है कि क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। यही सिचुएशन होती है जब ऑक्सीजन सल्फर का देखेंगे तो सल्फर सल्फर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाइट्रोजन फॉस्फोरस का देखेंगे तो क्या होगा कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि जो लोन पेयर की वजह से क्या होगा कि वो रिपल्सन होगा, और वो रिपल्सन जो है वो ये बीच वाले सिग्मा बॉन्ड को क्या करेंगे, वीक करेंगे। तो ये बात हुई सिग्मा बॉन्ड की। तो अभी छोटा सा हम पाई बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे जो पाई बॉन्ड हो गए, हमने देखा था कि सिग्मा बॉन्ड में इंटरेक्शन कितने लोब्स के बीच में हो रही थी, 1 लोब्स के बीच में हो रही थी। बट पाई बॉन्ड के अंदर क्या होगा, पाई बॉन्ड के अंदर जो इंटरेक्शन होगी वो 2 लोब्स में होगी। कैसे, मान लीजिए ये कोई ऑर्बिटल है और ये कोई पी ऑर्बिटल है, यानी कि जब 2 ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी जो लोब्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 लोब्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और क्या फॉर्म होगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, 2 लोब्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे 2 लोब्स के बीच में इंटरेक्शन होगा और क्या फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड में हम क्या कर सकते हैं, नोडल प्लेन पास कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से बीच में से, जो हमें सिग्मा बॉन्ड में नहीं कर पा रहे थे तो हम पाई बॉन्ड में क्या कर पा रहे हैं, नोडल प्लेन पास करवा रहे हैं। तो पाई बॉन्ड कौन कौन सी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से बन सकता है, तो जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो ऑर्बिटल जो होगी वो नॉन एक्सेल हो सकती है और एक्सेल भी हो सकती है। कैसे, तो मान लीजिए पी और पी ऑर्बिटल मिलके क्या बना सकते हैं, पी और पी ऑर्बिटल मिलके क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज में नहीं, मतलब पाई बॉन्ड नहीं बना सकती। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड में अट्रैक्शन जो है 2 लोब्स में होता है, और हमें पता है एस ऑर्बिटल जो क्या है वो सिर्फ एक ही लोब है, स्फीरिकल गोला है। तो पी और पी कैसे बन सकती है,
इस तरीके से दो लोब्स में इंटरेक्शन होगा। सेम उसी तरीके से p और d ऑर्बिटल के बीच में भी बन सकता है। कैसे? ये हमारी कौन सी d ऑर्बिटल है, मान लीजिए यहाँ पे एक p ऑर्बिटल आई, तो यहाँ पे दो लोब्स में इंटरेक्शन होकर क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे d और d ऑर्बिटल के बीच में भी पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। जिस तरीके से ये d ऑर्बिटल है वैसे ही दूसरी एक d ऑर्बिटल होगी। यहाँ पे ये दो लोब्स के बीच में क्या हो रहा होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा। इस तरीके से हम पाई बॉन्ड को बना सकते हैं। तो पाई बॉन्ड जनरली जो है वो सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड नंबर के जो बॉन्ड किसी भी दो एटम के बीच में बनते हैं वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो अगर हम आगे बात करें डेल्टा बॉन्ड की, किसकी बात करें हम, डेल्टा बॉन्ड की, तो हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो है वो एक लोब में इंटरेक्शन हो रही थी, पाई बॉन्ड में दो लोब्स में इंटरेक्शन हो रही थी। पर जब चार लोब्स के अंदर इंटरेक्शन होती है, चार लोब्स के अंदर, तब हमें कौन सा बॉन्ड मिलता है, डेल्टा बॉन्ड मिलता है। तो अभी हमें डेल्टा बॉन्ड की उतनी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एस बॉन्ड कैसे, एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है वो पता होना है, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो पता होना है। बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ेंगे या तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे जाएंगे, तब हम वहाँ पे डेल्टा बॉन्ड के बारे में देखेंगे, कुछ डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो भी देखेंगे। बट अभी के लिए इतना ही। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे वहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, एक्साइटेशन थियरी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, शेप और जियोमेट्री भी देखेंगे। तो वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देन एमओटी पे खत्म कर देंगे। थैंक यू।